तो ब्यूटाडाइन में अपन को क्या करना पड़ेगा ना, साइनाइड लेना पड़ेगा। ये स्टाइरीन था तो ये तो ब्यूटाडाइन था, लेकिन यहां पर अपने विनाइल साइनाइड ले लिया। यहां पर विनाइल फिनाइल ग्रुप था, दैट इज कॉल्ड स्टाइरीन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, विल गेट द प्रोडक्ट विल बी सेम, ऐसे ही बनेगा जैसे अपन ने बनाया था। सो विल गेट ब्यूनाइन। कोई अपन तो बोलने वाला नहीं है कि बना के दिखाओ कैसे है, वी आर एबल टू राइट दैट नाउ, बना के जैसे उसमें दिखाया अपन। कभी कभी इनको मिक्स करके भी बना देते हैं ऐसे। कैसे, वो लिखेंगे अपन से कि भाई एबीएस पॉलीमर बताओ, तो अपन कहेंगे अच्छा एक्राइलोनाइट्राइल है ना, एक्राइलोनाइट्राइल ए हो गया, ब्यूटाडाइन बी हो गया, और एक और क्या है, स्टाइलिन। तो इन सबको मिला के बनाओगे तो एबीएस बनेगा। तो इसमें अपन कहेंगे ठीक है भाई, वी आर गेटिंग लाइक दिस ब्यूटाडाइन एबीएस पॉलीमर, पीएच ठीक है, we'll get the polymer that is called ABS. ABS polymer. That is how we can write the ABS polymer. कुछ पॉलीमर्स के नाम भी थोड़े अलग अलग होते हैं। सारन पॉलीमर, in that case we require vinyl cyanide, vinyl chloride, और सारन में ना vinyl chloride and we require vinyl dichloride, that is called सारन polymer. इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको आगे शिफ्ट करेंगे and we get the सारन polymer. CH2 CHCl, either double bond CH2 Cl and Cl, like that we can write, so we'll get the silent polymer. तो इस टाइप से अपन काफी सारे पॉलीमर्स बना सकते हैं। अब नाइलॉन 6, नाइलॉन 666, नाइलॉन 610, वो सारे पॉलीमर्स बताने की आपको मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन ने वो पॉलीमर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन पॉलीमर्स को बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर जैसे दूसरे पॉलीमर्स कुछ कुछ ऐसे होंगे, जैसे टेफ्लॉन पॉलीमर है, तो अपन टेफ्लॉन लिख लेते हैं भाई, टेफ्लॉन अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है। कुछ कुछ ये नाम ही अपन को जरूरी होता है, एबीएस, ब्यूनाइन, ये पूछते हैं अपन से बताओ किसके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, उस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं अपन से। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, विल राइट दैट टेफ्लॉन पॉलीमर नॉन स्टिक वेयर्स, ना, सो CF2 डबल बॉन्ड CF2, जो पॉलीमर बनेगा इन मॉलिक्यूल्स ले लो आप, तो CF2 n times, that is called Teflon. नॉन स्टिक वेयर्स, ना, कुकिंग वेयर्स बनाते हैं अपन, है ना। और अगर हम एक Cl की जगह, इधर F की जगह Cl ले लें, CF2 डबल बॉन्ड CF and Cl, तो then that polymers will be called as KelF. That is called as KelF. ये ऐसे के polymers उसको बताते हैं। तो there is a KelF polymers. जैसे नेचुरल रबर कहा अपन ने, इधर अपन ने लिखा दैट इज नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर ये आइसोप्रीन यूनिट है जिससे अपन नेचुरल रबर बनाते हैं। दिस इज अ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। अभी नेचुरल रबर इतना तो होता नहीं है कि उससे सारा
राइट ना, जो भी हमको बनाना है टायर्स वगैरह वो बन जाए तो अपन एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर बनाते हैं। दैट सिंथेटिक रबर में हम क्या करते हैं, CH3 की जगह Cl ले लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड नियोप्रीन। नियोप्रीन से हम क्या करेंगे, दैट विल फॉर्म आर्टिफिशियल रबर। राइट ना, तो जो आर्टिफिशियल रबर अपन बनाते हैं उसे अपन कहते हैं दैट इज अ सिंथेटिक रबर। वो उससे बना देंगे। ठीक है, अब मुझे मतलब वो बताने की जरूरत नहीं। नाइलॉन 6, 610, 23, डेक्रॉन, टेरिलीन, ग्लेप्टल, ये सब अपन ने पढ़े हुए हैं। ये तो सारे के सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ये अपन ने पढ़े हुए। तो ये बताने की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अपने पास पॉलीमर्स में थोड़ा सा बचा हुआ बेकलाइट वगैरह बना लेते हैं। बेकलाइट पॉलीमर, थर्मोसेटिक, मैं बोल देता हूँ थर्मोसेटिक पॉलीमर, थर्मोसेटिक पॉलीमर। एक तो बेकलाइट होता है। बेकलाइट में अपन ने क्या किया था, HCHO प्लस फिनॉल, इससे अगर लीनियर बना तो अपन ने कहा था नोवोलॉक, और अगर क्रॉस लिंक बना तो फिर अपन ने कहा था बेकलाइट बोलेंगे उसे। अब देख सकते हैं फिनॉल्स में पढ़ाते हैं, लेटर मैंने उसको रिएक्शन का नाम भी दे दिया था। दूसरा होगा दैट इज मेलामाइन। तो मेलामाइन में अपन ने कहा था दैट इज यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड रेजन्स। सो मेलामाइन रेजन अलग हो सकता है, there is a polymer like this, melamine is like this, ये नाइट्रोजन आटम्स है, इधर अपन NH2 लिखेंगे, इधर भी NH2 लिखेंगे, NH2 लिखेंगे, there is a melamine, और इसमें फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, so this is called melamine, और इस so melamine formaldehyde resins, नीचे भी NH2 है, so we'll get the polymers. Resins are called polymers, they're called polymers. तो अभी काफी पॉलीमर्स हो गए अपन ने, काफी लिख लिए पॉलीमर्स, है ना। Urea and formaldehyde resin, urea can form a resin, that is melamine resin, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन्स, ऐसे ही बता सकते हैं, बट मोस्टली अपन से बेकलाइट और मेलामाइन ही पूछेंगे। सो दैट इज अबाउट दैट, वी कैन से दैट कि भाई पॉलीमर्स में ये नाम अपन को ज्यादा जरूरी है, और उनके कॉम्बिनेशन किससे, किसके कॉम्बिनेशन से कौन सा पॉलीमर बनेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब अपन फॉर्मेशन की बात करते हैं, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन किया अपन ने। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है ना भाई, एक तो लीनियर पॉलीमर्स होता है, एक तो अपन कहेंगे भाई लीनियर पॉलीमर। तो ठीक है, लीनियर पॉलीमर्स आर लाइक दिस, है ना। मोस्टली जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। वी आर एबल टू राइट द एग्जांपल, इतने सारे लिखे तो अपन पीवीसी वगैरह सब लिख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं था, दीज आर पॉलीमर्स जो अपन ने पढ़े ना, कुछ पॉलीमर्स अपन ने पढ़े होंगे तो अपन को पता चलेगा ना यार करना क्या है, मतलब कौन से पॉलीमर को किसके एग्जांपल पे डाल सकते हैं, दैट इज। तो अपन ने जो पढ़ा बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वो तो अपन ने लिख लिया। अब नाउ बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लीनियर होगा कि ब्रांच्ड होगा या क्रॉस लिंक्ड होगा, तो अपन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लीनियरली जो होंगे। फिर ब्रांच्ड पॉलीमर्स, जिनमें ब्रांचिंग होती है, वो इजीएस्ट ले लेते हैं अपन, पीवीसी। दीज आर द ब्रांच पॉलीमर्स, ये ब्रांचिंग है, सीएल इज अ ब्रांचिंग है। और एक होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, जैसे अपन ने इसमें देखा क्रॉस लिंक बनता है, मतलब दो चेन आपस में स्टिक भी हो सकते हैं, दैट इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। मोर देन वन चेन, ये तो लीनियर चेन था ना, ब्रांचिंग था इसमें बस। मोर देन वन चेन था स्टिक टुगेदर, मोर देन वन चेन इज ब्रांच्ड, एक से ज्यादा चेन जो होंगे वो ब्रांच्ड होंगे। तो एक तो अपन बेकलाइट लिख सकते हैं, वो तो अपन को पता ही है। दूसरा अपन ऐसे भी कर सकते हैं, वल्कनाइजेशन में भी बता सकते हैं। कैसे? वल्कनाइजेशन मीन्स वी आर हैविंग अ रबर लाइक दिस, वी आर हैविंग अ रबर लाइक दिस, है ना। वी आर हैविंग अ रबर लाइक दिस। ऐसे अपन को एक बड़ा सा चेन होगा अपने पास। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों चेन जो होंगे ना, ये दोनों चेन जो होंगे वो आपस में अटैच्ड हो जाएंगे। कैसे? जब हम इसमें सल्फर ऐड करेंगे तो सल्फर को ऐड करके हीट करने के बाद सल्फर विल ब्रेक, ये एक रेडिकल और सल्फर का बॉन्ड और सल्फर का बॉन्ड, इधर जो एक बनेगा उसको अपन ऐसे लिखेंगे, एक इधर सल्फर एक इधर सल्फर, और ये भी ब्रेक होगा तो इसका बॉन्ड, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका सल्फर का इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ब्रेक हो गया। ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था इसका था, ब्रेक हो गया। देन देयर इज अ ब्रांचिंग। तो एक सल्फर और एक सल्फर बॉन्ड है, तो अपन क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बार इससे बनाएंगे एक बार इससे बनाएंगे, और रेडिकल जैसे बनेगा कार्बन पे तो एक बार इसमें बनाएंगे। दैट इज हाउ द प्रोडक्ट इज, दैट इज द ब्रांच वल्कनाइजेशन। तो अगर किसी पॉलीमराइजेशन के बाद भी अगर लीनियर चेन में डबल बॉन्ड है, आफ्टर पॉलीमर, कोई किसी पॉलीमर में अगर ओलेफेनिक पॉलीमर्स हैं, डबल बॉन्ड है, तो उसमें अपन ब्रांचिंग कर सकते हैं, ब्रांचिंग से उसका हार्डनेस बढ़ेगा, पॉलीमर का ब्रांचिंग से हार्डनेस हमेशा बढ़ेगा, राइट। ठीक है भाई, तो दिस इज क्रॉस लिंक पॉलीमर्स एंड लाइक दैट वी कैन राइट। दूसरा अपन बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, लिखा था अपन ने। ओरिएंटेशन मतलब होगा, अब अपन ओरिएंटेशन को तीन टाइप से बताया था, बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन।
एक अपन ने लिखा था आइसोटैक्टिक, एक अपन ने लिखा था सिंडायोटैक्टिक, और एक अपन ने लिखा था थर्ड वन दैट इज एटैक्टिक। देखो आइसो का मतलब है सेम। अगर कोई पॉलीमर सेम ऑर्डर में पॉलीमराइज हो, मतलब सिमेट्रिकली पॉलीमराइज हो, तो अपन उसे कहेंगे जैसे पीवीसी है। तो विल टेक एग्जांपल, सो बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, विल टेक एग्जांपल ऑफ पीवीसी। अगर सारे के सारे ऐसे पॉलीमराइज हो जाए, सारे के सारे ऐसे पॉलीमराइज हो जाए, बिल्कुल सिमेट्रिकली पॉलीमराइज हो जाए, ये सिमेट्रिकल पॉलीमराइजेशन है, तब अपन इसे कहेंगे आइसोटैक्टिक, द सिमेट्रिकल पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। लेकिन अगर थोड़ा सा सिमेट्री चेंज हो जाए, सिंडायोटैक्टिक मतलब इसमें सिमेट्रिक तो था लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। सिमेट्रिक तो था लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, फिर उस केस में विल राइट दैट अगर इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो इट विल बी डिफरेंट, बट ये ज्यादा सिमेट्रिक होगा इससे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, डायस्टीरियोइसोमर्स जैसे हो गए दोनों। सो ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्टीरियोइसोमर्स जैसे, तो थोड़ा सा चेंज हो गया उसमें, ठीक है। एज द साइड चेन ग्रुप वो ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट ओरिएंटेशन है, ऑल्टरनेट ओरिएंटेशन। एटैक्टिक का मतलब होता है रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर का मतलब होगा कि भाई पहले ये ऐसे था, अभी ये ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, मतलब देयर इज अ रैंडम ऑर्डर, फिर ऐसे पूरा ही रैंडम ऑर्डर आ गया, दैट इज कॉल्ड एटैक्टिक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। अब अपन लिखेंगे तो अब मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखो भाई, मैं डिक्टेट करूंगा तुम लिखोगे, क्योंकि वो पूरा थ्योरी है, कुछ ग्रुप वो भी होता तो भी मैं लिख देता। The orientation of polymer. The orientation of polymer formed depends on the orientation of polymer formed depends on the nature of solvent, depends on the nature of solvent used
nature of solvent used. For example, the methyl methacrylate. अपन इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अपन ने लिखा हुआ है पहले. The methyl methacrylate. The methyl methacrylate. Methacrylate forms isotactic in hydrocarbon solvent. Forms isotactic in hydrocarbon solvent, whereas syndiotactic in polar solvents. Whereas syndiotactic in polar solvents. Syndiotactic in polar solvents. ये तो अपना नोट में पॉइंट 1 था. पॉइंट 2 mechanisms. The free radical initiator used are. The free radical initiator used are. The free radical initiator used are benzyl peroxide, benzyl peroxide, peroxide, or and azo bis. यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल नाइट्राइल बनाने वाला हूं मैं. टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जैसे बनाऊंगा और उसमें नाइट्राइल ग्रुप लगाऊंगा. सो विल राइट एजो इसलिए क्योंकि ये बिस इसलिए 2 लगाने वाला हूं मैं. सो टर्शियरी बिस आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, इसमें 4 कार्बन एटम है ना, आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, ये उसका नाम. सो इसको हीट करने से, ये हीट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट C6H5CO रेडिकल बनेगा, और इसको हीट करूंगा तो I'll get the radical as CH3, CCH3 radical and CN will be formed, plus N2 will be liberated. That will be formed. ये रेडिकल्स होंगे. दूसरा अगर अपन कैटायनिक मैकेनिज्म बताएं, is generally carried out in acids. Is generally carried out in acids. H2SO4, HClO4, BF3, BCl3, TiCl4, AlCl3, etc. we can write. Or anionic mechanisms. Lithium diamide. Or N-butyl lithium. Lithium diamide और N-butyl lithium. इन दोनों में करते हैं एनायनिक मैकेनिज्म. लेकिन एनायनिक मैकेनिज्म अपन तभी करेंगे जब अपन को जरूरत पड़े, क्योंकि कैटायनिक मैकेनिज्म में तो एडिशन रिएक्शन वगैरह सारे कैटायन में ही होंगे. तो विथ CH2 डबल बॉन्ड CH और Z प्रेजेंट हो, Z एक ग्रुप हो गया अपने लिए, कॉमन ग्रुप ले लेंगे अपन. सो Z में विड्राइल ग्रुप होना चाहिए बस. Z इज इलेक्ट्रॉन विड्राइल ग्रुप.
इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप, क्योंकि ये जो होंगे राइट ना, दे विल प्रोड्यूस बेस। जैसे इसमें ना लिथियम इमाइड है, ये NH होगा तो NH2 नेगेटिव देगा, NH2 नेगेटिव अटैक करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप ऐसे होगा, तो अपन बता देंगे भाई देखो, फिर कोई रिएक्शन जैसे लिखे अपन, भाई हमारे पास बेस आ गया, जैसे NH2 नेगेटिव आया अपने पास है, तो इस बेस को रिएक्ट करेंगे अपन CH2 डबल बॉन्ड CHN CN से, बेस अटैक करेगा इस कार्बन पे तो अपन को एनाइन मिलेगा ऐसे, वो एनाइन दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, इधर बेस आ गया, ये अपन ने बेस लिखा हुआ, इधर बेस आ गया अपने पास, तो बेस के साथ CH2 आ गया और CH और इधर CN है अपने पास, तो नेगेटिव चार्ज ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। एंड सो ऑन, विल गेट द प्रोडक्ट, ऐसे अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई। तो अब ना मैकेनिज्म में डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा पॉलीमर किस मैकेनिज्म से फॉर्म कर रहे हो आप। अब उतना डेप्थ में तो कौन सा नहीं पूछने वाले, तो बहुत ज्यादा अपन वो नहीं करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं कि भाई और क्या पढ़े इसमें, हमें तो इसके अलावा थोड़ा बहुत हमें ये पता होना चाहिए पॉलीमर्स में कि किस पॉलीमर का क्या यूज होगा, किस पॉलीमर से हम टायर बनाएंगे, किस पॉलीमर से हम शर्ट बना सकते हैं, लाइक दैट ना, टॉयज बना सकते हैं, लाइक दैट। अगर हमें थोड़ा बहुत पता होगा तो बेटर है, रादर देन कि हम और ज्यादा डेप्थ में पढ़ें इसको। दैट इज अबाउट द पॉलीमराइजेशन वी कैन से, ये आपका पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स वाला पार्ट अपना खत्म हो गया। अपन चाहें तो डाउट्स वगैरह कर सकते हैं, वी आर हैविंग डाउट्स होंगे तो अपन डाउट्स को खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉलीमर्स इज ओवर। ठीक है ना, पॉलीमर्स में मैं आपको एक छोटा सा नोट्स भी भेज दूंगा, छोटा सा नोट्स क्या मतलब, और भी अगर आपको पढ़ना है पॉलीमर्स तो आप पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चन इसी से कम होते हैं, थोड़ा बहुत यूजेस पता होना चाहिए, तो यूजेस के लिए मैं आपको, टेस्ट तो आज नहीं था ना अपना, अब टेस्ट के लिए ना प्रशांत से पूछना पड़ेगा। एक मिनट रुको, टेस्ट के लिए देखते हैं अपन। एमपीटी तुम्हारा एमपीटी 6 है ना, एमपीटी 6 है ना अपना टेस्ट में, एसीटी होने वाला था। तो 27 को तुम्हारा जो है वो मेंस पैटर्न टेस्ट है, विजेता एंड अनूप, वो था, उसके टेस्ट में आ रहा था दैट इज ORM 1234 एरोमेटिक कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड डेरिवेटिव्स, मेटलर्जी, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। और एक मिनट है, एमपीटी तुमको भी दिया होगा ना ये वाला टेस्ट, तो एमसीटी
लेकिन तुम्हारा तो सिलेबस काफी कम होगा अगर 27 तक पूछ रहे हैं तो ये तो सिलेबस भी रिवाइज होना चाहिए क्योंकि ये सिलेबस तो काफी कम हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन तक तो कोई मतलब ही नहीं देने का, और डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें तो बायोमोलिक्यूल्स एंड वो भी आना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। कोई बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स भी दूंगा, ये चलने देते हैं। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के वो नहीं दे पाएंगे अपने, है ना, रिवाइज करना भी बाकी है अभी, हाँ इसलिए, है ना, रहने देते हैं उसको, क्योंकि फिर अपन रिवाइज नहीं कर पाएंगे ना वरना अच्छे से। तो ORM 1234 और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स, अरे अपने उसमें भेजता हूँ ना मैं, अपने उस ग्रुप में, ये लो भाई भेज दिया, ये टेस्ट हो गया। आप कोई डाउट है तो बोलो। कुछ डाउट डिस्कस करना है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर डाउट है तो बोलो, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। आज तो अपन आगे नहीं पढ़ने वाले, कुछ डाउट्स है तो बोलो। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म में डाउट्स था, व्हाट्सएप पे डाला है, कहाँ है व्हाट्सएप? मेरे पास कोई डाउट नहीं, व्हाट्सएप पे डालो ना, कॉमन वाले ग्रुप में डाला करो ना। ओके, बेटर है ना, मैंने बताया ना, कॉमन वाले ग्रुप में डाला करो तुम लोग, उससे कह रहा था ना, सही रहता है, डाउट सॉल्व भी ठीक ठाक हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं कॉमन वाले ग्रुप पे ही पोस्ट करने वाला हूँ, सही रहता है ना, सबको पता रहता है ना क्या क्या करना है अपन को, है ना। चल देखते हैं पहले, ये डाउट्स चेक करते हैं। अमंग दीज द ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट इज, ठीक है, इनोल चेक करते हैं ना। देख 2 वाले में तो अगर इनोलाइज करूंगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, बनेगा ना एरोमेटिक। और बाकी एस्टर का इनोलाइजेशन, इनोलिक कंटेंट तो ज्यादा ही होता है एल्डिहाइड कीटोन से। तो अगर अपन चेक करें इनोलिक कंटेंट, है ना, तो विल राइट लाइक दिस, अपन को ऐसे आ रहा है, डबल बॉन्ड क्यों बने, इधर ऑक्सीजन है और इधर डबल बॉन्ड, अगर इससे इनोलाइज करें तो इनोलाइज करने से एरोमेटिक बन जाएगा। ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये ओ अच्छा हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। तो सबसे ज्यादा तो 3 हो गया अपने पास, नहीं 3 क्यों, 2 वाला ना, सेकंड वाला जो अपन को गिवन है। अब अपन बात करेंगे इसकी, इसको इनोलाइज करना इजी है या इसको इनोलाइज करना इजी है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक कर लेते हैं, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अगर एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता तो अपन कहते हैं कि भाई यहाँ कुछ विड्रॉइंग होता तो इसका हो जाता है, लेकिन अभी तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए इससे, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब है ये हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो इसके इनराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। बता दो, एक और है अपने पास, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई स्टेबलाइज चेन आइसोमर ऑफ दिस। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसमें ये करेंगे कि भाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को किसी भी कंडीशन में आप इधर लेके रखो या इधर लेके रखो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप,
क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है। फिर उसके बाद अगर ये 1 होगा तो फिर ये 4 हो जाएगा, ये Me हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल और OH ग्रुप को ट्रांसपोजिशन पे होना चाहिए, तो आइसोप्रोपाइल ये एक्सियल और ये वाला भी एक्सियल, तो फिर OH को अपन यहाँ रख लेंगे, है ना, OH को अपन यहाँ रख लेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल C वाला मुझे ठीक लग रहा है। नहीं, इसके साइड में ये है, C वाला कैसे हो जाएगा, उसकी तो पोजीशन ही गलत है C वाले की, A वाले की भी पोजीशन गलत है। नहीं, आइसोप्रोपाइल और वो साथ साथ है, रुको, आइसोप्रोपाइल अगर ये एंटी होगा तो ये एंटी होगा, तो जिधर ये होगा ये दोनों एंटी होंगे, तो OH इधर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल और उसको और OH ग्रुप को अपन को एक्सियल पोजीशन पे रखना चाहिए। तो आइसोप्रोपाइल अच्छा उस तरफ रखना चाहते हैं अपन, OH को ट्रांसपोजिशन पे रखना चाहते हैं, तो ये एक्सियल है, इसका एक्सियल ऐसे होगा और इसका इक्वेटोरियल ऐसे होगा। तो अगर अपने इसका इक्वेटोरियल रखना है तो अपन कहेंगे अगर ये इक्वेटोरियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे है, बी तो गलत हो जाएगा, ए वाला तो इक्वेटोरियल पे है ये इक्वेटोरियल पे होगा तो ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इज ट्रांस। एक्सियल एक्सियल इज ट्रांस, तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इज ट्रांस, ऐसा वाला ढूंढो भाई, दोनों इक्वेटोरियल पे है। तो ये और ये इक्वेटोरियल पे होने चाहिए, वो सी में है। एक मिनट ना, ये इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, अब OH जो है वो इक्वेटोरियल हो गया, तो ट्रांस हो जाएगा। तो एमी ए वाला इक्वेटोरियल है या OH, तो दोनों ही सेम है। अब प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है, ये जो OH लिखा हुआ है ये एक्सेल है कि कैसे, क्योंकि देखो एक्सेल उसने बड़ा अच्छा बनाया है बी में, तो एक्सेल इस टाइप से होना चाहिए था उसको, एक्सेल को, बी तो गलत ही है, बी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एमी जो है अगर ऐसे है तो ज्यादा स्टेबल है, और ये वाला तो मेरा आंसर सी हो जाएगा, लेकिन ये ना जो OH है वो इक्वेटोरियल होना चाहिए। ये और ये, इसका एक्सेल और इसका एक्सेल, ये तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, रिपल्शन होगा, सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। ये दोनों इक्वेटर पे बनाओ और वो भी इक्वेटर पे बनाओ। अब सी वाले में OH मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो OH किस पे रखा हुआ है, सी वाले में OH कहाँ रखा हुआ है, एक्सेल है या इक्वेटर है, इक्वेटोरियल होता तो नीचे को लगा देते अपन, वो एक्सेल लग रहा है मुझे, OH ऐसे लग रहा है मुझे, है ना, वो एक्सेल लग रहा है मुझे, क्योंकि इक्वेटोरियल होता तो मैं नीचे को बनाता हूँ। तो ये दोनों एक्सेल ट्रांस होते हैं, ये तो सिस हो जाएगा फिर एक्सेल इक्वेटोरियल तो, और वो तो कह रहा है कि ट्रांस होना चाहिए। मोस्ट स्टेबलाइज्ड एमी और OH ट्रांस है, और ये इक्वेटोरियल पे,
तो OH को अगर अपन सिस पे रखें, इसी के हिसाब से बना देते हैं ना, अपन क्यों बना रहे हैं? अपन तीनों में से देख लेते हैं, अगर सही है तो सही है, नहीं तो नहीं है। अपन क्या करें, ये OH बनाया उसने, अपन इसके हिसाब से ही बना देते हैं। उसने कहा आप इसको Me बना लो, इसको OH बना लो, तो सिस हो गए, दोनों एक ही तरफ हो गए। इसको इक्विटोरियल बना लो, इनमें तो इंटरेक्शन होगा। और इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो यही ज्यादा करेक्ट होगा। ये ज्यादा करेक्ट होगा। स्टेबलाइज चेन कन्फर्मर ऑफ दिस। अब OH को ऐसे लिखा ना उसने कि सब गड़बड़ कर रहा है वो, ना तो मुझे इक्वेटर लग रहा है वो, ना ही एक्सेल लिख रहा है वो। क्या लिखते हैं, एक्सेल लिखते हैं उसको या इक्वेटर लिख लें? बी तो नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ है। रुको देखते हैं क्या करना है। एक बात तो पक्का है कि एमी को एक्सेल पे लिखा हुआ है उसने, और अगर एक्सेल पे लिखा है तो OH भी उसने एक्सेल पे लिखा हुआ है। तो अगर OH और एमी एक्सेल पे है तो एक कैन नॉट बी द आंसर। एक एक्सेल होगा, एक इक्वेटोरियल होगा। तो अब रुको रुको रुको, ए को भी अपन आंसर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपन को एक बार दे रखा है, पहले उससे कंपेयर भी तो करते रहो। सिर्फ स्टेबिलिटी मत देखो, ये कंपेयर भी करते रहो। उसने कहा ये और ये एक ही तरफ होने चाहिए, हम एक ही तरफ होने चाहिए। तो एक ही तरफ होने का मतलब हो गया कि इसका एक्सेल और इसका एक्सेल अपोजिट होंगे, तो इसके दोनों इक्वेटोरियल अपोजिट होंगे, इसके दोनों इक्वेटोरियल अपोजिट होंगे। मतलब मुझे एमई को यहां रखना पड़ेगा और OH को भी यहां रखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अब अपना OH जो है और ये इक्वेटोरियल एक्सेल आएगा, तो वो सिज आएगा, जबकि वो कह रहा है ट्रांस होना चाहिए। फिर भी आंसर मस्ट बी ए, पर उसमें आंसर फिर भी ए लिखेंगे। आंसर क्या गिवन है? ए गिवन है, ए आंसर होगा। हाँ सर। सर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक नहीं कर सकते बाकी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कहाँ? हाइड्रोजन से मतलब जो कार्बन से अटैच्ड है। अरे तो ये थोड़ी हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर CH3 वाला नहीं, हाँ, रिंग का कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ नहीं हो सकता। रिंग का हाइड्रोजन वो तो कार्बन से अटैच है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। H और O होगा ना, या H ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ FON से ही बना सकता है, किसी और से नहीं बना सकता। मतलब जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होना चाहिए, और वो अट्रैक्ट भी करेंगे तो FON को ही करना चाहिए, तभी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता।
तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ओके सर। तो एक और डाउट है। ठीक है, जो डाउट्स है आपका, अमंग द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट ना। अब इसमें इनोलिक कंटेंट के लिए पहला वाला तो टॉटोमराइज करेंगे तो एरोमेटिक बनेगा। पहले वाले को टॉटोमराइज करूंगा तो दैट एरोमेटिक ना, वो ऐसे बन जाएगा। तो अपन इसको ऐसे शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज बता सकते हैं कि एरोमेटिक जैसे बन जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में यहाँ डबल बॉन्ड है और इसी पे, हाँ, इसी पे थोड़ी हो सकता है, उधर शिफ्ट हो गया। इधर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है। इसको भी टॉटोमराइज कर सकता हूँ फोर्थ वाले में। इस वाले में चेक करूंगा तो यहाँ क्या गिवन है, एक डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है ना। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है टॉटोमराइज करने के बाद। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन टॉटोमराइज करने से ट्रोपोलियम आयन जैसे बन सकता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इससे 1 2 3 1 2 3 इसमें है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं है। जाने दो, बताओ। सर आप सेकेंड वाला फिर से बताओगे? सेकेंड वाले, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इससे कर देते हैं टॉटोमराइज। तो अगर टॉटोमराइज करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, ये टॉटोमराइज कर दिया। लेकिन इसमें इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनोलिक कंटेंट का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा इसके कंपेरिजन। हो जाएगा ना। हाँ सर समझा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब दूसरा क्वेश्चन है, which of the following methods of alkane synthesis involves the electrochemical oxidation of alkanate ion। तो एल्कोनेट आयन तो एक ही होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोबाल्ट मेथड, कोलबेस मेथड होता ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करो, बोलते ना इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस ना, कर दो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या बनेगा, आर आर प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2, ये बनेगा कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। बाकी मेथड वुड्स रिएक्शन है, तो पता तो है अपन को वुड्स रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन है तो जिंक ले लो इसकी जगह। कोरियाज मेथड है तो एल्काइल अनसिमेट्रिकल एल्काइल हाइड्राइड बना दो।
बाकी सारे मेथड्स हो गए। फिर एक क्वेश्चन है, अपन ने रिएक्ट करवाया Br को 4 मेंबर ड्रिंक है, इसको ना सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सिन ना, डाइऑक्सिन। डाइऑक्सिन का मतलब हो गया कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। डाइऑक्सिन का मतलब हो गया ether is a solvent, dioxin is this, ether is a solvent, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों में से अच्छा लिविंगबिलिटी इसका, लीव करवाएंगे, तो विल गेट लाइक दिस, इधर Cl एक रेडिकल। फिर एक और सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं इससे, तो एनाइन बनाओ, क्योंकि पहले ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा, फिर तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकता है, फिर तो प्रोडक्ट वही बना सकता है। डी बना सकता हूं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इसको रीअरेंज करके दिखाओ बोले। तुम लोग ना सब पर्सनल भेज रहे हो, पर्सनल मत भेजो बेटा, अपने ग्रुप पे डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब तुम लोग ये नहीं चाहते कि मतलब डिस्कस करें अपन ग्रुप पे। भाई इधर ना 4 मेंबर्ड है, तो 3 मेंबर्ड बनाओ ना इसमें, ये लो 3 मेंबर्ड बनेगा तो ऐसे बनेगा, है ना, विल गेट लाइक दिस अगर 3 मेंबर्ड बनेंगे तो, राइट। तो विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो इसको माइग्रेट कर लेते हैं एल्काइल शिफ्ट, क्योंकि ये 2 डिग्री है। वैसे इसको ऐसे ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको अपन ऐसे माइग्रेट करेंगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां से माइग्रेट करते तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता, 1 डिग्री तो नहीं बनेगा। हाँ, हमने पास ये बना ना, ये बन गया प्रोडक्ट, बी इज द आंसर। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं अपन को, है ना। इन एल्कीन्स द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द राइज इन द मॉलिक्यूलर वेट, वो तो सभी में होगा, सारे हाइड्रोकार्बन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो if molecular mass increases boiling point increases, that's correct। अपन को इनकरेक्ट बताना है। ब्रांचिंग ऑफ एल्केन डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। ब्रांचिंग होगा तो वंडरवॉल फोर्सेस कम हो जाएंगे। boiling point of odd number of carbon atom alkane is lower than that of boiling point of even number of neighbors carbon atom, नहीं ये भी गलत है। melting point of odd number of carbon atom is lower than that of next even number of carbon atom, ये सही हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही होगा, इससे ऑड और इवन के इससे कोई मतलब नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा ना, इवन नंबर होता है तो पैकिंग अच्छा नहीं, ऑड नंबर होता है तो पैकिंग अच्छा नहीं होता है,
लेकिन इवन नंबर होता है तो पैकिंग अच्छा होता है क्योंकि वो अपोजिट ऐसे ट्रांस जैसे होते हैं, सो पैकिंग अच्छा होता है। दैट इज डी वाला बोल सकते। सो हम्म, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया था ना रीअरेंज करके। वो 1 तो डिग्री वो नहीं बनाया था, सीपीएम बनाया था। सर अगर कोई केस हो जहाँ पे 7 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड बना सकते हैं बट 1 डिग्री बनाना है तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि मतलब 6 मेंबर की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमेशा ही हम नंबर ऑफ मतलब मेंबर कितना है वही चेक करेंगे नहीं, इंस्टेड ऑफ हमेशा मतलब कार्बोकेटाइन। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं इसको HNO2 से रिएक्ट करूंगा और ऐसे कर सकता हूँ। तो ये तो N2 पॉजिटिव बनेगा और उसकी लीविंग बहुत अच्छी है, तो मैं एक्सपेंशन कर दूंगा क्योंकि इसका लीविंग अच्छा है और इधर 1 डिग्री था, मैंने एक्सपेंशन करके 7 मेंबर बना लिया। लेकिन जो 7 मेंबर बना ना उसमें ऑक्टेट कंप्लीशन है। अगर कहीं ऑक्टेट कंप्लीशन है तो उससे ज्यादा किसी का प्रेफरेंस हो ही नहीं सकता, तो मैंने 7 मेंबर में भी कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा था। अगर सिर्फ कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट की बात है तो आप 7 से 6 भी बना सकते हो, आप 7 से 6 बना दो। क्योंकि 6 मेंबर का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा ना, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए। ठीक है ना। ओके सर। और फिर अपन क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री बनाने के बाद वापस चेक करेंगे ना कि 3 डिग्री बन सकता है कि नहीं। पहले वाले में तो वो सीपीएम बन रहा था, इसलिए उसमें कुछ नहीं कर सकते अपन, सीपीएम का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। सर एक और डाउट था बोलो। सर, अगर अमाइन इन्वर्शन चेक करना है तो और उस नाइट्रोजन पे बल्की ग्रुप्स अटैच्ड है 2, तो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इन्वर्जन फास्ट होगा कि बल्की है फास्ट करके? होगा। अगर बल्कि ग्रुप है तो जल्दी होगा, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बल्कि उतना ज्यादा थीटा, और जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा ये एक्सपेंडेड, जितने ज्यादा एक्सपेंडेड उतना छोटा ये उतना बड़ा ये, जितना बड़ा है ये उतना इजीली स्लिप करके इधर आ सकता है और ये फ्लिप हो सकता है। ओके सर। और बताओ। अब आपको अपने डाउट्स वगैरह सारे करने हैं। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब मैंने आपका भी रिएक्शन बताया, ये पूछने की जरूरत नहीं ना, मुझे बताने की जरूरत है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें पानी है, इसमें सोडियम आयन है और इसमें एस्टेट आयन है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन है। कैथोड रिएक्शन लिखता हूं, कैथोड पे वाटर का रिएक्शन होगा, H2 विल बी लिबरेटेड, और एनोड का रिएक्शन एस्टेट से होगा एनाइन। तो जब ये OH आएगा, OH सोल्यूशन में बनेगा तो NaOH भी बनेगा, तो कैथोड पे H2 और NaOH बनते हैं। इधर चेक करता हूं, रिएक्शन एंडोथर्मिक है इसलिए मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। ये कार्बोक्सिलेट रेडिकल बनेगा, मैंने आपको बताया ये अनस्टेबल होते हैं कार्बोक्सिलेट रेडिकल, हंस डेकर रिएक्शन में भी होता है।
तो ये CH3 रेडिकल और CO2 बना लिबरेट कर देगा। ये दूसरे CH3 रेडिकल से रिएक्ट करके एल्कीन बना देगा विद अदर CH3 रेडिकल। तो दिस इज द मैकेनिज्म। मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन और NaOH बनेगा और एनोड पे एल्केन और CO2 बनेंगे। ये बता देंगे। ये आपका कॉल्बेज रिएक्शन है, किसी भी उसमें बना लो। आपको जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए, आपको जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये हट जाएंगे, एनाइन बनेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो रेडिकल बनेंगे। ये कार्बोक्सिलेट रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, तो CO2 हटा देना, रेडिकल बना देना। रेडिकल बनेंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्टर होते हैं। वैसे इधर तो दोनों अलग अलग थे, उधर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों बन रहे हैं, तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्टर होते हैं। तो बता देंगे अपन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब वो कह रहा है कि अगर अमाइंस में बल्कि ग्रुप बड़े होंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा, होगा ना? तो लोन पेयर क्या कर सकता है कि बल्कि ग्रुप को मारपीट के भगा देगा क्या? रखना तो पड़ेगा ही ना उसे वहां पर। तो लोन पेयर क्या करेगा, बल्कि ग्रुप के आने से इधर बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्डेड पेयर्स तो दो बॉन्डेड पेयर में ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपन बॉन्ड एंगल, तो ये थीटा बढ़ेगा। तो ये इसको कितना मारपीट के छोटा कर सकता है? ज्यादा नहीं कर सकता ना। तो अपन क्या करेंगे कि भाई इधर ना आप कुछ भी कर लो, इनको पास थोड़ी जा सकते हो, अभी तो इनका वनरोल रिपल्शन होगा, तो फिर ये छोटा होगा, इधर बड़ा होगा, तो फिर इन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। उधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन का कोई रोल नहीं है, बल्कि ग्रुप है तो थीटा बड़ा होगा, थीटा बड़ा होगा तो इन्वर्जन इजी होगा। तभी तो अपन कहते हैं ना, इसमें है इन्वर्जन, इसमें नहीं है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें कोई इन्वर्जन नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका थीटा ही पहले, जैसे NH3 होता है तो 107 था, 107, ये तो 92 था विचार। बल्कि ग्रुप लगाओगे भी तो कितना बढ़ेगा? जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड टाउलिन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकता है क्या? टाउलिन को फिनॉल में? मीथेन को इथेनॉल में तो कर सकते हैं, टाउलिन को फिनॉल में थोड़ा मुश्किल है। बेंजाइल अल्कोहल तो हो सकता है, फिनॉल नहीं हो सकता। एक कार्बन कैसे गायब हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल तो हो भी सकता है, क्योंकि मिथेनॉल को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं ना। बेंजाइल अल्कोहल तो हो भी सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलो फिर डाउट्स करो तुम लोग, काफी सारे डाउट्स होंगे, उसको रिवाइज करो, टेक योर टाइम। अपन ने कुछ कुछ एक्सरसाइज 2 छोड़े हुए हैं, एक्सरसाइज 1 को भी कंप्लीट करना है, और पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो तो अपन DPPs की बात करें। इनऑर्गेनिक में ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वो इनऑर्गेनिक में मुझे मतलब मैं बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है ना? तो अपन देख लेंगे इनऑर्गेनिक, लेकिन आप डाउट्स करो, नेक्स्ट क्लास अपन डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है फिर है, चलो भाई, थैंक यू।